मेरा नाम यूके मंडल है और मेरा चैनल का नाम भी यूके मंडल है। तो मैं आज बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और जो बनने जा रहा है उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर ये वीडियो मिले तो उनकी पढ़ाई जो है, उनकी जो बेस है, उसका जो बेसमेंट है काफ़ी मजबूत होगा। जिस तरह से घर के दीवार बनाए जाते हैं और फाउंडेशन अच्छी होती हैं तो दीवार भी अच्छे होते हैं, बिल्डिंग भी अच्छे होते हैं। तो वैज्ञानिक तरीकों से यदि हम हिंदी को पढ़ें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा, हम सबको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं पहली कक्षा से शुरू करता हूँ। कक्षा पहली से लेकर के आप आने वाली कक्षाओं तक को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यह कक्षाएं कुछ महत्व नहीं रखता है, सीखना एकमात्र लक्ष्य है। इस वीडियो में एकमात्र लक्ष्य है सीखना। जो ये वीडियो पहली कक्षा के लिए बनाई जा रही है, जो ग्रेजुएशन में कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं, हो सकता है उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा उपयोगी साबित होगा। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो आप जान नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदी वर्णमाला जो है आप पढ़ चुके हैं, सभी लोग पढ़ चुके हैं, और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष बल दे रहा हूँ जो अभी पहली दूसरी कक्षा में है। तो हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में आपको पता होगा कि कहीं कहीं 48 अल्फ़ाबेट्स दिखाए गए हैं और कहीं कहीं 50 अल्फ़ाबेट्स दिखाए गए हैं। लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी में व्याकरणाचार्य पाणिनि, उनकी अष्टाध्यायी में 64 वर्ण गिनाए गए हैं, 64 अल्फ़ाबेट्स इन हिंदी। हिंदी जो है देवनागरी लिपि को अपनाए हैं और उस देवनागरी लिपि को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ अब उस बिंदु पर आने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व में लगभग 7000 भाषाएं हैं, जानते होंगे लगभग 7000 भाषाएं होंगे। उन सभी भाषाओं का अपना अपना व्याकरण है, अपना अपना नियम है। लेकिन हिंदी वर्णमाला, ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला को यदि आप सीखेंगे तो व्याकरण के साथ ताल बिठाने में, तारतम्यता जोड़ने में आपको सुविधा होगी। तो हिंदी वर्णमाला में कवर्ग,
चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हिंदी वर्णमाला में चाहे आप हिंदी कहें, हम उन स्टूडेंट को भी इसे आज इन वीडियो को देखने के लिए मैं सलाह देता हूं कि जो संस्कृत पढ़ रहे हों, क्योंकि आगे मैं इस वीडियो को जो दिखाऊंगा तो हिंदी भी मैं पढ़ाऊंगा और वीडियो भी, ये संस्कृत की भी वीडियो अलग से बनेगी, तो यूके मंडल के चैनल में आप देख पाएंगे। तो संस्कृत का अलग से होगा और हिंदी का अलग से होगा, लेकिन संस्कृत और हिंदी दोनों जानने वाले दोनों के लिए ये अभी का जो वीडियो है जो बनने जा रहा है, ये वीडियो लाभदायक साबित होगा। तो क्या आप जानते हैं क ख ग घ, अब अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम अल्फाबेट क्या है? अंतिम अल्फाबेट क्या हो सकता है? स्कूलों में जो मुझे पहले पढ़ाई गई थी, अभी भी शायद मैं कुछ बच्चों से पूछा हूँ कि अंतिम अक्षर को क्या पढ़ते हो, तो बच्चे जवाब देते हैं उआ, यानी इसको, इस अल्फाबेट को पढ़ते हैं बच्चे उआ। और कोई बच्चे पढ़ते हैं अंग, अंग। यदि ये वर्ण उआ हो, अंगा हो, तो क्या यह सही है? इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक सूत्र लेता हूं। उस सूत्र का नाम है य मंग ना नाम, या मंगना नाम नासिका च। ये संस्कृत का सूत्र है। मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा नहीं रहा हूं, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल लाया हूं, और इस एग्जाम्पल में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो या म, इस अक्षर को हम क्या पढ़ेंगे? ङ पढ़ेंगे। ङ, गंगा। नाक से बोलो, नाक से बोलिए। गंगा नहीं हो पा रहा है। नाक से बोलने से होता क्या है कि हमारा उस वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए ये इस वर्ण का उच्चारण जो होता है नाक और मुंह के सहारे होता है। तो एक नया चीज आपने सीखा, ये ना अंगा है और ये ना उआ है, ये है क्या? ङ। अब चले आइए, छ छ ज झ, च से लेके अंतिम वर्ण हो गया य, य, य। तो अब इस चीज को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ज प्लस य, तब क्या बना? आज्ञा नहीं बना, ये आज्ञा नहीं बना, आज्ञा। बच्चे पढ़ते हैं आज्ञा, ये आज्ञा नहीं है, ये है क्या? ज्ञ। ज प्लस या मिलकर के ये संयुक्त वर्ण है। इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? ज्ञ। और भी है त्र, त प्लस र, इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? त्र। और एक वर्ण है क्ष,
क प्लस मूर्धन स, तब जाके बनता है छ, क्षत्रिय। और वर्ण है और कुछ है, एक अल्फाबेट है ह, ये भी एक अल्फाबेट है, लेकिन संस्कृत में इसका उच्चारण जो है, इसको विसर्ग के रूप में हम इसका उच्चारण देखते हैं संस्कृत में। जैसे हम आगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जो बड़े बच्चे हों उनके वो सुनेंगे इस बात को, जैसे बालकः बोलते हैं, तो यहाँ पर बालकः बोलने से ये विसर्ग का उच्चारण हो रहा है, लेकिन ह बोलना पड़ रहा है। लेकिन अब ये बात को अभी जो मैंने बोला है और विसर्ग की बात जो मैंने कहा, बाकी कक्षा 1 के बच्चे और दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा के बच्चे इस बात को इग्नोर करेंगे, इस बात को भूल जाइए कि हमने यहाँ को विसर्ग बताया। जो ऊंची कक्षा में है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लाभकारी होगा। अब जो है ट वर्ग, ट ठ ड ढ, ट से लेके मूर्धन्य तक, ये मूर्धन्य तक, इस वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो ये जो वर्ण है मूर्धा से उच्चारण होता है, इसलिए ट ठ ड ढ मूर्धन्य। अब यहाँ देखना क्या है, यहाँ 2 वर्ण आ रहा है। एक ड के नीचे में एक बिंदा लगाने से ये भी एक अल्फाबेट बनता है, इसको कहते हैं अड़, अड़, अड़। आप बोलेंगे कैसे? आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बोलेंगे मुझे पता है, अड़, अड़। ये अड़ा नहीं है, जैसे हम बोलते हैं पेड़, 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 ये है अड़ा। लेकिन यदि आप हरियाणा चले जाएंगे, हरियाणा हम लोग पढ़ते हैं आमतौर पर हरियाणा पंजाब चले जाएंगे तो वहाँ पर मैं 1 साल रहा, बीएड कर रहा था वहाँ। तो जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, वहाँ के हिसाब से वो सही बोल रहे हैं। उनकी जो अपने राज्य में जो बोली जाती है तो मैं उनको वहाँ गलत नहीं ठहराता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर इसे क्या पढ़ा जाता है? पढ़ी। मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर क्या हुआ? पढ़ी। अब जो है तवर्ग में त, थ, द, ध, दंत न, ये जो है दांत और मुंह के सहारे इसका उच्चारण होता है, इसलिए इस वर्ण को दंत वर्ण कहते हैं। प, फ, ब, भ, म। इस वर्ण को कहा जाता है, यहाँ से लेके कवर्ग से लेके पवर्ग तक इन वर्णों को कहा जाता है स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्ण जो है इन्हें व्यंजन वर्ण भी हम कहेंगे। स्पर्श वर्ण इन्हें हम व्यंजन वर्ण भी कहेंगे, कॉन्सोनेंट भी इसे कहेंगे।
इसे, इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में हमारे जो इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों का जो हिस्सा है वहाँ से इसे उच्चारण करने में उनका स्पर्श होता है, इसीलिए इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ कि आप जानते हैं कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक पॉइंट ये आ रही है। तो हमने पावर, तो अब ये देखना है कि अंतस्थ वर्ण पर चलता है। य, र, ल, व, ये वर्ण जो है अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण है ये। य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ, ये सब जो है तालव्य स, मूर्ध स, दंत स, ह, छ, ये जो वर्ण है, इन वर्णों को हम कहेंगे ऊष्म वर्ण। इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? ऊष्म वर्ण। छ, ऊष्म, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्यों? घर में नहीं बोलते हैं, माँ बहनों को नहीं कहा जाता है कि थोड़ा ऊष्म पानी कीजिए तो पिएंगे, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो इन वर्णों के उच्चारण में हमारे जो इंद्रियों के जो अवयव हैं वहाँ घर्षण पैदा होता है, गर्मी निकलती है इन वर्णों के उच्चारण में, इसीलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब रही बात एक तरह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, ज्ञ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। तरह ये डबल अल्फ़ाबेट्स है, ज्ञ डबल अल्फ़ाबेट्स है। अब रही बात स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में स्वर वर्ण 11 हैं। आप आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री, और कहीं अलग से दिखाया गया अंग, आह। तो यहां आप वर्ण को काउंट कीजिए, वर्णों को काउंट कीजिए। क से पवर्ग तक 25 वर्ण, कॉन्सोनेंट, स्पर्श, वॉवेल, स्वर 11, लव ऊष्म 4। अब रहा क्या? यहाँ पर एक वर्ण और है, टाठा टाठा र, ये वाला वर्ण पढ़ी र। एक वर्ण है ये वर्ण र, और एक वर्ण है र। इन दोनों में समानता नहीं है,
ये ड़ा है, ये जैसे पेड़ बोलेंगे तो इसका उच्चारण करेंगे, ड़ा पढ़ी बोलेंगे तो इसका उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर एक एक दो और बचे कितने वर्ण? ऊष्म वर्ण 11 अलावा स्वर 11, अंतस्थ 11 अलावा अंतस्थ 4, अंतस्थ 4, अच्छा ऊष्म वर्ण 1 2 3 4 5, ऊष्म तालब्य मूर्धन्य दंश हा क्ष, ये क्या है? ऊष्म। तो कितने वर्ण हो गए? अब इसे गिनती किया जाए। 5 6 4 10 11 13 13 5 18, 5 5 6 4 10 11 2 13 18 हाथ में 1 2 4 48। और एक जो वर्ण है, यदि विसर्ग को वर्ण माना जाए, एक जो विसर्ग को हम हा के रूप में जान रहे हैं, विसर्ग को हा के रूप में जान रहे हैं, उसे तो एक्सेप्ट, विसर्ग को अलग से एक वर्ण मान लिया गया है। विसर्ग को अलग से एक वर्ण मान लिया गया, और एक अनुस्वार को। तो इस प्रकार यहाँ 2, तो कुल मिला करके हम 48 का वर्ण, 48 से लेकर के हम 50 अल्फ़ाबेट्स के रूप में हिंदी वर्णमाला में हम जानते हैं, जिन्हें समझना चाहिए कि यदि विसर्ग को पकड़ रहे हैं, अनुस्वार को पकड़ रहे हैं, तो जैसे गंगा लिखते हैं, तो गंगा में अनुस्वार से भी हम कर सकते हैं गंगा। जैसे गंगा इस तरह से भी लिखा जा सकता है गंगा, या मंगना नाम नासिका चौ गंगा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखा गया कि ये हम कुल मिलाकर के आज ये जानकारी हासिल किए कि हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी हासिल किए, और इनके उच्चारण के संबंध में जानकारी हासिल किए। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं समझता हूँ। यदि कोई कमेंट्स करना हो तो आप जो है कमेंट्स ज़रूर करेंगे, सुझाव ज़रूर देंगे। आप वीडियो को आप पूरा देखेंगे, पूरा जब तक वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो को आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, पढ़े लिखे पेरेंट्स को भी, ताकि हमें भी नहीं बताया गया था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी वहाँ बताया गया था। और इन वर्णों को तो ये जो एक वर्ण है, इसको हम ड़ा पढ़ते हैं, ड़ा, जैसे पेड़, हाँ, धड़। तो इन वर्णों को तो कहीं तो अलग ढंग से भी पढ़ाई जा रही है। तो हमें किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना है, कहाँ कैसा हो रहा है। मैं इस चैनल में जो दे रहा हूँ, इसे आप उस रूप में जानिए, ताकि आपके भविष्य में ये आप संस्कृत पढ़ेंगे, चाहे हिंदी व्याकरण लेके पढ़ेंगे, हिंदी लेके आगे बढ़ेंगे, दोनों में ये काम आएगा। इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।